आज अभी स्टार्ट करने वाले बेटा अमाशय। तो अभी अमाशय में अपन बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया रोमेंथिका वाला, सेकंड वाला रेटिकुलम, थर्ड वाला ओमेयम, फिर उसके बाद एवोमेयम। आज चौथे नंबर का नंबर है, चौथे वाले का एवोमेयम। आज अपन पढ़ रहे हैं एवोमेयम अमाशय। एवोमेयम को चतुर्थ अमाशय भी कहते हैं क्योंकि चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद इसे सत्य अमाशय या वास्तविक अमाशय भी कहते हैं क्योंकि रोमेंथी पशुओं में पाचन की शुरुआत इसी एंजाइम से होती है, इसलिए इसे अपन सत्यमाशय या वास्तविक अमाशय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें इसे जठर अमाशय या गैस्ट्रिक भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस अमाशय को जठर अमाशय भी क्यों कहते हैं बच्चों? इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब जठर ग्रंथियों में 3 कोशिकाएँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएँ पाई जाती है? एक होती है गैस्ट्रिन कोशिकाएँ, दूसरी होती है चीफ कोशिकाएँ, एक होती है पेरिटल या ऑक्टिन कोशिकाएँ। तो जठर ग्रंथियों में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जठर ग्रंथियों में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बच्चों 3 पाई जाती है। पहला कौन सा? गैस्ट्रिन कोशिकाएं, दूसरा क्या है? चीफ कोशिकाएं, और तीसरी कौन सी है? पेरिटल ऑक्टिन कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब गैस्ट्रिन कोशिका में लल्लाओ गैस्ट्रिन हार्मोन पाया जाता है। डायरेक्ट पेपर में आता है गैस्ट्रिन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो गैस्ट्रिन कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चीफ कोशिकाओं में कितने 2 एंजाइम पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, प्रोरेनिन या पेप्सिनोजिन एंजाइम पाए जाते हैं। और ये लल्ला दोनों के दोनों कैसे होते हैं? निष्क्रिय। उसके बाद जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है इस पर इनको भड़काता है। जब इनको भड़काएंगे तो ये सक्रिय होंगे। उसके बाद इसका प्रभाव इस पर जाएगा। तो पेरिटल ऑक्टिन कोशिका में एक पाया जाता है HCl। तो HCl अम्ल पाया जाता है। तो तीनों के बारे में अपन ने पढ़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि HCl किस में पाया जाता है? तो पेरिटल कोशिका में। और ये 2 एंजाइम किस में पाए जाते हैं? चीफ कोशिका में। गैस्ट्रिन कोशिका में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद अल्लाह आता है कि एमोमेयम। उसके बाद प्रोरेनिन और प्लस HCl दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं अल्लाह? रेनिन का। और रेनिन का काम क्या होता है? दूध का स्कंदन। अब दूध का स्कंदन क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है अल्लाह फटना दूध का। तो दूध का फटना। अब दूध में ऐसी क्या चीज़ फटती है इसकी वजह से? तो अल्लाह दूध के अंदर पाई जाती है प्रोटीन। तो प्रोटीन का फटना। अगर प्रोटीन फटेगी तो किसकी वजह से? रेनिन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दूध का फटना कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो रेनिन एंजाइम। उसके बाद प्रोटीन का स्कंदन। प्रोटीन का स्कंदन का मतलब प्रोटीन को दूध से अलग करना। तो ये वाली बात अपन ने पढ़ी। अब अल्लाह आता है पेप्सिनोजिन प्लस HCl दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पेप्सिन का एंजाइम करते हैं। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन करता है। और दूध का स्कंदन कौन करता है? रेनिन। तो डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछे कि एवोमेयम में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो लल्ला रेनिन और पेप्सिन दोनों के दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? एवोमेयम में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट PET में क्वेश्चन आया था कि दूध का कर्ड में बदलना या दूध का दही में बदलना कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। ये वेरी स्टार है आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे एवोमेयम में लल्ला। एवोमेयम का pH मान कितना? तो 2 से 2.5%, सॉरी 2 से 2.5। अब 2 से 2.5 होता है तो वो कैसा प्रकृति का होता है? प्रबला प्रकृति का होता है। तो ये वेरी मोस्ट है क्योंकि PET में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। एवोमेयम का pH मान कितना? तो 2 से 2.5। और 2 से 2.5 होता है तो वो कैसा होता है? प्रबल अम्लीय। उसके बाद आता है एवोमेयम की क्षमता कितनी है? तो लल्ला गाय में होती है 23 किलोग्राम, भेड़ बकरी में होती है 3 किलोग्राम। और ये संपूर्ण अमाशय का कितने % है? 7% होता है। तो ये वाली प्रोसेस हमने समझी। इसके बाद एवोमेयम में एक परत पाई जाती है, इसे अपन कहते हैं श्लेष्मक झिल्ली। और श्लेष्मक झिल्ली में पाया जाता है एक म्यूकस। और म्यूकस की प्रकृति कैसी होती है? वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एवोमेयम में लल्ला जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। और जठर ग्रंथियों में 3 चीज़ें पाई जाती है। 99% जल होता है और 0.5% HCl और एंजाइम। अब जो 99% जल होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये तो अपन ने कैंसिल ही कर दिया। HCl और एंजाइम दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? रेनेट एंजाइम का। और रेनेट एंजाइम किस में उपयोगी है? पनीर बनाने में उपयोगी। 12th क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पनीर बनाने में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो लल्ला रेनेट एंजाइम। उसके बाद पनीर कैसा पदार्थ है? लल्ला स्कंदित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? स्कंदित पदार्थ है। यहाँ से क्वेश्चन आया कि रेनेट एंजाइम कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो रेनिन और पेप्सिन किस में पाए जाते हैं? रेनेट एंजाइम में पाए जाते हैं। अब आता है एवोमेयम का विकास। तो लल्ला एवोमेयम का विकास जन्म के समय होता है और पूरी तरीके से इसका विकास होता है वो 1 माह में पूर्ण विकास हो जाता है इसका। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि एवोमेयम का विकास कब होता है? तो जन्म के समय। अगर पूरी बात करें कि पूर्ण विकास कब होता है? तो 1 माह के अंदर हो जाता है।
अपन आगे बात करते हैं भोजन लुगदी या कायम के रूप में बदल जाता है तो एवोमेयम में बदल जाता है, और ललो कायमीकरण की क्रिया किस में होती है, एवोमेयम में होती है। तो मैंने ये अमाशय पढ़ाया, इसमें जो पीएटी में आने वाले और प्लस 12th में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से ही बनेंगे। जो छात्र पीएटी और 11वीं क्लास पढ़ रहा है तो पीएटी में जाके हेल्प मिलेगी। तो वैसे तो ये वीडियो 11th क्लास की है, और जो साथ साथ में पीएटी पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। एक बार वीडियो को देखकर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, सभी बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद। आगे अपन कल टॉपिक पे बात करेंगे।